नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने त्यागराज क्लासेस के YouTube चैनल पर। आइए आज करंट के कुछ नए क्वेश्चनों पर, कुछ आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन पर कुछ नज़र डालते हैं। आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आज का कि माउंट मेरापी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है, ये कहाँ स्थित है। माउंट मेरापी एक ज्वालामुखी है जो इंडोनेशिया में स्थित है। अच्छा, पहले कुछ हम इंडोनेशिया के बारे में जान लेते हैं। जो इंडोनेशिया की राजधानी है वह अभी तक तो थी जकार्ता और अब ये नुसंतारा स्थानांतरित कर दी गई है, नुसंतारा। और इंडोनेशिया जो है वो 17,508 द्वीपों का एक समूह वाला देश है, यानी कि 17,508 द्वीपों से मिलकर एक देश बना है इंडोनेशिया। अच्छा, इंडोनेशिया की जो जमीनी सीमा है वह किस किस देश से मिलती है। पापुआ न्यू गिनी, पूर्वी तिमोर और मलेशिया के साथ मिलती है। अच्छा, आप लोगों की नॉलेज में अभी कुछ ऐसा आया होगा कुछ दिन पहले कि किसी देश के प्रधानमंत्री ने हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पैर छुए हैं। तो वह कहाँ के, किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो वे थे पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री। और पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? जेम्स मारेपे। और इन्होंने मोदी जी के पैर छुए थे अभी। और इसकी पापुआ न्यू गिनी की जो राजधानी है, पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी। अच्छा, पापुआ न्यू गिनी पहले ऑस्ट्रेलिया का ही एक हिस्सा होता था। ये 16 सितंबर 1975 को ऑस्ट्रेलिया से अलग होकर एक अलग देश के रूप में दुनिया के सामने आया। अच्छा, पापुआ न्यू गिनी की मुद्रा क्या है? पापुआ न्यू गिनिन कीना। ठीक है। 11 मार्च 2023 को विश्व के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक इंडोनेशिया का माउंट मेरापी ज्वालामुखी फट गया और गर्म राख के बादल और चट्टान, लावा और गैस का मिश्रण आसपास फैल गया। ज्वालामुखी इंडोनेशिया की सांस्कृतिक राजधानी जकार्ता के पास जावा द्वीप पर स्थित है। ईरान और सऊदी अरब ने अपने राजनयिक संबंधों को फिर से बहाल करने के लिए किस देश की मध्यस्थता में समझौता किया है? चीन, जिसका आज तक का रिकॉर्ड तो है कि सभी देशों के साथ इसे छल कपट का व्यवहार करना है, परंतु पता नहीं यहाँ पर कैसे इसने ईरान और सऊदी अरब के जो राजनयिक संबंध है उन्हें बहाल करने के लिए मध्यस्थता कर दी होगी। इसमें भी कुछ स्वार्थी होगा इसका। तो इसका सही आंसर है चीन। 10 मार्च 2023 को ईरान और सऊदी अरब 7 वर्ष के तनाव के बाद राजनयिक संबंध फिर से स्थापित करने और दूतावासों को फिर से खोलने पर सहमत हुए। इस समझौते में दोनों देशों ने एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने और एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की भी सहमति जताई। 6 मार्च से 10 मार्च 2023 तक बीजिंग में हुई औपचारिक नेशनल पीपल्स कांग्रेस में यह समझौता हुआ, जिसकी मध्यस्थता चीन द्वारा की गई है। अच्छा, चीन द्वारा की गई है। तो चीन के बारे में तो आप जानते ही हैं कि उस देश का स्टेटस क्या है। वर्ष 2023 में अंतर संसदीय संघ की 146वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? 146वीं बैठक का आयोजन बहरीन में किया गया। बहरीन में 11 से 15 मार्च 2023 तक IPU की सभा का आयोजन बहरीन के मनामा में हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी अंतर संसदीय संघ IPU की 146वीं सभा में शामिल होने के लिए बहरीन की राजधानी मनामा गए। अच्छा, बिरला जी ने शांतिपूर्ण सह अस्तित्व और समावेशी समाजों को बढ़ावा देना, असहिष्णुता के खिलाफ संघर्ष विषय पर सभा को संबोधित किया। अच्छा, ये तो आप जान ही गए कि बहरीन की राजधानी मनामा। बहरीन की जो भाषा है वह अरबी व अंग्रेजी है। और बहरीन के जो राजा वह नरेन अब्दुल बिन हमास और प्रधानमंत्री अल बकर बिन सुलेमान है। और बहरीन की जो मुद्रा है वह बहरीन दिनार है। अच्छा, इसरो के भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा जिला स्थित है? रुद्रप्रयाग व टिहरी गढ़वाल दोनों। पिछले 2 दशकों में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा एकत्रित किए गए उपग्रह आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड के 2 जिले
उत्तराखंड के 2 जिले रुद्रप्रयाग व टिहरी गढ़वाल भूस्खलन के लिए सबसे ज्यादा संवेदनशील बताए गए। हैदराबाद स्थित इसरो सुविधा राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर द्वारा संकलित निष्कर्ष भूस्खलन एटलस ऑफ इंडिया में प्रकाशित किए गए। अच्छा, जैसे रुद्रप्रयाग है, तो रुद्रप्रयाग के बारे में जानते हैं कि रुद्रप्रयाग जो है वह अलकनंदा व मंदाकिनी नदी के जो संगम है उस पर स्थित है। अच्छा, टिहरी गढ़वाल में एक टिहरी जल विद्युत परियोजना है जिसकी अभी तक तो क्षमता थी 2400 मेगावाट की, परंतु अभी सरकार ने इसे बढ़ाने का निर्णय लिया है, जो अभी भविष्य में 1000 मेगावाट तक विद्युत उत्पादन करेगी। अच्छा, उत्तराखंड में भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क है जिसका पहला नाम हेली नेशनल पार्क था और जिसे 1957 में जिसका नाम बदलकर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया था। अच्छा, लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी? तो इसका सही आंसर होगा गीता राणा। भारतीय सेना द्वारा कमांड पदों के लिए महिला अधिकारियों को मंजूरी देने के बाद कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स की कर्नल गीता राणा को चीन के साथ पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में एक स्वतंत्र फील्ड कार्यशाला की कमान का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाली वे पहली महिला अधिकारी है। अच्छा, इसमें एक नाम सालिजा धामी, अवनी चतुर्वेदी और शिवा चौहान है। जो सालिजा धामी है वे भारतीय वायुसेना बल की पहली महिला फाइटर कमांडर हैं और अवनी चतुर्वेदी जी भारतीय महिला फाइटर पायलट और शिवा चौहान पहली महिला सैन्य अधिकारी है जो सियाचिन में ड्यूटी करेंगी। अच्छा, भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहां स्थापित किया जा रहा है? ये उत्तराखंड में 22 अप्रैल से 4 धाम यात्रा शुरू होने जा रही है। लगभग 900 किलोमीटर लंबा भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर बनने जा रहा है जिस पर प्राइवेट इलेक्ट्रिक वाहनों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए हर 30 किलोमीटर पर चार्जिंग पॉइंट बनाए जा रहे हैं। राज्य के सभी गेस्ट हाउस में भी चार्जिंग पॉइंट की सुविधा मिलेगी। वित्तीय संस्थागत विफलता के कारण बंद होने वाला अमेरिकी बैंक कौन सा है? अमेरिकी बैंक है ये सिलिकॉन वैली बैंक। अमेरिका में सबसे बड़ी वित्तीय संस्थागत विफलता में देश का सबसे बड़ा सिलिकॉन वैली बैंक बंद हो गया। वर्ष 2008 में वित्तीय संकट के बाद से अमेरिका में यह सबसे बड़ा संस्थागत वित्तीय संकट है। अच्छा, अब जैसे सिलिकॉन वैली बैंक है, सिलिकॉन वैली बैंक की जो स्थापना हुई थी वो 1983 में यूएसए के कैलिफोर्निया में हुई थी। अच्छा, भारत की जो सिलिकॉन सिटी कहलाती है वो कौन सा शहर है हमारा? बेंगलोर। के.एम. चंद्रशेखर द्वारा हाल ही में किस नाम से अपनी आत्मकथा लॉन्च की गई है? इसका सही आंसर है एज गुड एज माई वर्ड। वर्ष 2007 से 2011 तक कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य करने वाले के.एम. चंद्रशेखर द्वारा लिखित एज गुड एज माई वर्ड आत्मकथा विमोचित की गई। इस पुस्तक में उनके शुरुआती वर्षों, अकादमिक करियर और कॉलेज के वर्षों का वर्णनात्मक विवरण दिया गया है। अच्छा, जो के.एम. चंद्रशेखर जी हैं ना, ये 1970 के केरल कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया? श्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मांड्या जिले में बहुप्रतीक्षित बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। उन्होंने 119 किलोमीटर की इस पूरी सड़क को राष्ट्र को समर्पित किया। प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम में मैसूर कुशल नगर राजमार्ग की आधारशिला भी रखी। अच्छा, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन 12 मार्च 2023 को किया है। 12 मार्च
2023 को उद्घाटन किया है। अच्छा, इसके बनने से ना जो ये एक्सप्रेसवे बना है, इससे बेंगलुरु से मैसूर के बीच जो समय लगता था वो 3 घंटे लगता था, और अब ये घटकर समय 90 मिनट, सिर्फ 90 मिनट लगेंगे बेंगलुरु से मैसूर तक का। महिलाओं के लिए आरोग्य महिला योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम कहां शुरू किया गया है? महिलाओं के लिए आरोग्य महिला योजना कार्यक्रम जो है वो तेलंगाना में शुरू किया गया है। तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री टी हरीश राव ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिलाओं के लिए आरोग्य महिला योजना और केसीआर पोषण किट योजना नाम से एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया है। इसके अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं के लाभ के लिए एक और योजना पोषण किट शुरू की जाएगी। पोषण किट में घी और प्रोटीन मिक्स पाउडर सहित कई चीजें शामिल होंगी। महिला आरोग्य जो समिति है ना, इसका उद्देश्य जो झुग्गी बस्ती स्तर पर स्वास्थ्य पोषण, जल सफाई एवं स्वास्थ्य के अन्य सामाजिक निर्धारक तत्वों से जुड़ी स्थानीय समस्याओं का समाधान करना है। अच्छा, जैसे ये तेलंगाना राज्य में शुरू हुआ है, तो तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी? तेलंगाना राज्य की स्थापना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर हुई थी। अरब सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन किस देश के द्वारा किया गया है? फ्रांस के द्वारा। 10 से 11 मार्च 2023 को अरब सागर में आयोजित फ्रांसीसी नौसेना के समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX में भारतीय नौसेना ने भागीदारी की है। भारतीय नौसेना के स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS साड़ी ने समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX में भाग लिया। इस अभ्यास में समुद्र में व्यापक स्पेक्ट्रम देखा गया, जिसमें क्रॉस डेक लैंडिंग बोर्डिंग अभ्यास और सीमैनशिप विकास शामिल थे। अच्छा, तो MPX इस युद्ध अभ्यास में भारतीय नौसेना का जो युद्धपोत INS शहादरी है उसने भाग लिया। वह फ्रांस की तरफ से किसने लिया? फ्रांसीसी नौसेना के जो जहाज है FS डिक्समुडे और FS लाफेयट ने भाग लिया। नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2023 में सर्वाधिक महंगा शहर कौन सा है? मोनाको जो शहर है वो यूरोपीय महाद्वीप में स्थित एक देश है। फ्रांस और इटली के बीच में स्थित है ये, और मोनाको जो दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश है। पहला सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। तो नाइट फ्रैंक द्वारा द वेल्थ रिपोर्ट 2023 का 17वां संस्करण जारी किया गया है। मोनाको विश्व का सबसे महंगा है, जहां 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर में आपको सिर्फ 17 वर्ग मीटर जगह मिल सकती है। इसके बाद न्यूयॉर्क व सिंगापुर है। विदेशी स्थानों में यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका घर खरीदने के लिए सबसे पसंदीदा स्थान है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? सिद्धरूदा स्वामी हुबली स्टेशन का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कर्नाटक राज्य के हुबली में सिद्धरूदा स्वामी रेलवे स्टेशन पर एक 1.5 किलोमीटर यानी कि 1507 मीटर का विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म समर्पित किया है। दक्षिण पश्चिमी रेलवे जोन में स्थित हुबली के इस सबसे लंबे प्लेटफॉर्म को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म हुबली धारवाड़ क्षेत्र की परिवहन आवश्यकताओं को पूरा करेगा और पार्ट का परिचालन क्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। अच्छा, ये जो मतलब सिद्धरूदा स्वामी प्लेटफॉर्म है ना, ये हुबली स्टेशन पर ये इतना लंबा है कि इससे एक साथ 2 ट्रेनें अलग अलग दिशाओं में रवाना हो सकती हैं। सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? नाटू नाटू को। एक RRR मूवी आई थी, उसका एक नाटू नाटू गीत है, तो उसे यह मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। 13 मार्च 2023 को अमेरिका के लॉस एंजल्स में ऑस्कर 2023 का आयोजन किया गया। इसमें 95 अकादमी पुरस्कारों में RRR के नाटू नाटू ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का ऑस्कर पुरस्कार जीता। ऑस्कर अवार्ड गीतकार चंद्रबोस और संगीतकार किरवानी ने प्राप्त किया। अच्छा, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क
जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश। भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान जियोलॉजिकल पार्क मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में नर्मदा नदी के किनारे बनेगा। खनन मंत्रालय के तहत भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा पार्क के लिए मंजूरी दी गई। पार्क का निर्माण 5 एकड़ जमीन पर 35 करोड़ रुपए के निवेश से किया जाएगा। देश में पहली बार है कि भूगर्भीय महत्व के रॉक संरचनाओं के संरक्षण के लिए इस तरह की पहल की जा रही है। अच्छा, ये मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़, कान्हा, सतपुड़ा, पन्ना और पेंच। इन्फ्लुएंजा के सीजनल वायरल H3N2 वायरस से पहली बार मौत कहां हुई? कर्नाटक और हरियाणा दोनों राज्यों में। कर्नाटक और हरियाणा में H3N2 से पहली एक मरीज की मौत की पुष्टि हो चुकी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने पुष्टि की है कि इन्फ्लुएंजा उप प्रकार H3N2 इस बीमारी का कारण रहा है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च नई दिल्ली में स्थित है, यानी कि ICMR जो है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है नई दिल्ली में स्थित है। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ज्ञान चतुर्वेदी जी को। ज्ञान चतुर्वेदी जी को। प्रसिद्ध हिंदी लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी के 2018 के व्यंग उपन्यास पागलखाना को 32वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। 32वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है। प्रतिष्ठित लेखक प्रोफेसर रामजी तिवारी के नेतृत्व वाली एक चयन समिति ने डॉक्टर चतुर्वेदी जी के पागलखाना मानसिक अस्पताल को प्रतिष्ठित व्यास सम्मान के लिए चुना है। प्रतिष्ठित व्यास सम्मान के लिए चुना है। अच्छा, के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान के तहत 4 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। 4 लाख रुपए की। अच्छा, एक सरस्वती सम्मान दिया जाता है, यह भी के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इसमें दी जाने वाली जो धनराशि है वह 15 लाख रुपए, वह एक प्रतीक चिन्ह, शॉल और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। चुनाव आयोग द्वारा प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करने के लिए वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन कहां किया गया है? वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन बेंगलुरु में किया गया है। 10 मार्च 2023 को चुनाव आयोग द्वारा बेंगलुरु में चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करने के लिए वोट फेस्ट 2023 का उद्घाटन किया गया है। उन्होंने चुनावी भविष्य को सुरक्षित करने के लिए 30 घंटे के हैकाथॉन इलेक्ट्रॉन 2023 का भी उद्घाटन किया है। 2023 का भी उद्घाटन किया है। 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहां किया जाएगा? 38वें जो राष्ट्रीय खेलों का जो आयोजन होगा वह उत्तराखंड में किया जाएगा। उत्तराखंड में 12 मार्च 2023 को उत्तराखंड ओलंपिक संघ के महासचिव DK सिंह ने कहा कि भारतीय ओलंपिक संघ की बैठक में PT उषा ने यह निर्णय लिया है कि वर्ष 2024 में उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जाएगा। और छत्तीसगढ़ ने भी राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी का दावा किया था। 37वें राष्ट्रीय खेल सितंबर से अक्टूबर 2023 में गोवा में कराए जाएंगे। यानी कि 2023 जो अभी वर्ष चल रहा है इसमें जो 37वें राष्ट्रीय खेल होंगे 37वें नंबर के, तो ये होंगे सितंबर से अक्टूबर गोवा में और 38वें होंगे उत्तराखंड में। अच्छा, MSME प्रतिस्पर्धा लीन योजना का प्रारंभ किसने किया? लीन योजना का जो प्रारंभ है वो नारायण राणे जी ने किया। नारायण राणे। अच्छा, इसमें MSME इसकी फुल फॉर्म क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है। 10 मार्च 2023 को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय मंत्री श्री नारायण राणे ने भारत के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रोड मैप प्रदान करने के लिए MSME प्रतिस्पर्धी लीन योजना शुरू की। इसका उद्देश्य गुणवत्ता, उत्पादकता, प्रदर्शन और निर्माताओं की मानसिकता को बदलना है। अच्छा, MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस
ये इसका जो एक्ट है वो 2006 है, 2006। और इसे लागू कब किया गया था? 9 मई 2007 को। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है आपको यह सेशन पसंद आएगा और आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा।